पिताजी और ताऊ जी आंगन में पड़ी चारपाई पर सर झुकाकर बैठ गए। माँ और ताई जी रसोई की दहलीज पर बैठ गए। भाभी और गोपाल भैया बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गए और मैं और नीतू स्तब्ध खड़े रहे। जो कुछ अभी हुआ उससे हम दोनों के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। माँ ने हम दोनों को 2-3 आवाजें मारी पर हमारे कानों में जैसे वो आवाज ही नहीं गई। आखिर भाभी ने उठकर हमारे कंधों पर हाथ रखा, तब जाकर हमें होश आया। नीतू ने मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखें आंसुओं की धारा बहा रही थी। वो कसकर मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाना चाहा पर वो चुप नहीं हुई। वो रो रही थी पर मैं तो रो भी नहीं पा रहा था। दिल में आग जो लगी हुई थी। आज तीसरी बार मैंने साक्षी को खोया था और ये दर्द दिल में आग बनकर सुलग था। मैंने नीतू को खुद से अलग किया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो नीतू ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। वो जानती थी कि मैं अश्विनी की जान लेकर रहूंगा। प्लीज, अभी आपकी जरूरत यहाँ इस घर को है, नीतू ने रोते हुए कहा और कसकर मेरा हाथ थामे रही। उसकी बात सही थी। पहले मुझे अपने परिवार को संभालना था, उसके बाद मैं अश्विनी की हेखड़ी ठिकाने लगाने वाला था। मैंने हाँ में सर हिलाकर उसकी बात मान ली और वापस आंगन में आ गया। मैं ताऊ जी के सामने घुटने मोड़कर बैठ गया और उनसे पूछने लगा, ताऊ जी, आपने मेरी शादी में कितने पैसे खर्चा किए? बोलिए। मैंने जो भी किया वो सबसे पूछकर अपनी खुशी से किया। ये हमारे घर की आखिरी शादी थी। अगली शादी देख सकूं इतनी मेरी उम्र नहीं। और तू भी उसकी बातों पर ध्यान मत दे, ताऊ जी बोले। फिर उन्होंने गोपाल भैया से कहा कि वो सबको मना कर दे आज की पार्टी के लिए। इतना कहकर ताऊ जी उठकर जाने लगे तो मैं उनके गले लग गया। बेटा, वो बस इतना कह पाए और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चले गए। पिताजी ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। उधर नीतू और भाभी माँ ताई जी के पास बैठ गई। बेटा, हम सब ने ये सोचा भी नहीं था। इस परिवार को फिर से बिखरने मत दियो, पिताजी रोते हुए बोले। मैंने उनके आंसू पोंछे और उनसे घर के असली हालात जाने। अश्विनी की शादी में मेरी शादी से भी दुगना खर्च हुआ था और इसके चलते घर के हालात डगमगा गए थे। ताऊ जी और पिताजी ने जैसे तैसे हालात संभाले ही थे कि अश्विनी के साथ वो कांड हुआ। फिर गोपाल भैया का नशा मुक्ति केंद्र जाना और पुलिस की पहरेदारी, इस सब के चलते हालात खराब होने लगे। ले देकर अब हमारे पास जमीन के 2 बड़े टुकड़े बचे थे जिनसे आराम से गुजर बसर हो रही है। ऐसा नहीं था कि हालात बहुत पतले थे, पर अब हालत वो नहीं थे जो 2 साल पहले हुआ करते थे। मुझे ये सब जानकर बहुत धक्का लगा था पर मैं इसे जताना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जब गोपाल भैया वापस आए तो मैं उन्हें लेकर ताऊ जी के कमरे में गया। ताऊ जी दीवार से सर लगाए जमीन पर बैठे थे। मैं और गोपाल भैया उनके सामने बैठ गए। ताऊ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके दोनों बेटे आपके सामने बैठे हैं। हम दोनों मिलकर घर संभाल सकते हैं और देखना इस बार फिर से खुशियां वापस आएंगी। मैंने ताऊ जी को उम्मीद बंधाते हुए कहा। उन्होंने मुझे और गोपाल भैया को अपने गले लगने को बुलाया। हमें अपने सीने से लगाए वो बोले, बच्चों, अब तुम दोनों का ही सहारा है, संभाल लो इस घर की कश्ती को। ताऊ जी से मिलकर मैं और भैया वापस आए तो मैंने उन्हें भाभी का खास ख्याल रखने को कहा क्योंकि वो 6 महीना प्रेग्नेंट थी। मैं माँ और ताई जी के पास आया और उनके बीच में बैठ गया। दोनों ने अपना सर मेरे दोनों कंधों पर रख दिया। माँ, ताई जी, आपका बेटा है ना यहाँ, तो फिर आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा तो दोनों रो पड़ी। तभी नीतू आ गई और उसने माँ को संभाला और मैंने ताई जी को। कुछ देर बाद नीतू को मैं वही छोड़कर भाभी के पास आया। गोपाल भैया भाभी के पास सर झुका कर बैठे थे। क्या भैया, मैंने यहाँ भाभी का ख्याल रखने को भेजा और आप हो कि सर झुका कर बैठे हो? अच्छा भाभी, ये बताओ, आप चाय पियोगे? मैंने कमरे में कैद शांति को भंग करते हुए कहा। भाभी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया। तूने दुख छुपाना कहाँ से सीखा? भाभी ने भीगी आंखों से पूछा। जब लगने लगा कि मेरे रोने से मेरे परिवार को कितना दुख होता है तो ये आंसू अपने आप सूख गए, मैंने कहा, और सबके लिए चाय बनाने लगा। चाय बनाकर मैंने सबको दी। दोपहर में किसी ने कुछ नहीं खाया और मैं बस एक कमरे से दूसरे कमरे में आता जाता रहा ताकि थोड़ी चहल पहला रहे और घर वाले ज्यादा दुखी न हो। प्रकाश ने भी जब फोन किया तो मैंने उसे सब बता दिया। रात हुई और नीतू ने सबके लिए खाना बनाया पर किसी का मन नहीं था। मैंने एक एक कर सबको उनके कमरों से बाहर निकाला और एक साथ बिठाकर सबको खाना खिलाया। जैसे तैसे सबने चुपचाप खाना खाया और सब सोने चले गए। मैं और नीतू साथ ही ऊपर आए और उस सूने कमरे को देख दोनों भावुक हो गए। नीतू मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी, पर मेरी आंखों में अब आंसू नहीं बचे थे।
मुझे इस वक्त मजबूत बनना होगा, यही सोचकर मैंने अपने होंठ सी लिए। नीतू को बड़ी मुश्किल से चुप करा कर लिटाया। मैं भी उसकी तरफ करवट लेकर लेट गया। नीतू मेरे नजदीक आई और अपना सर मेरे सीने में छुपा कर सोने की करने लगी। आज उसे भी वही दर्द हो रहा था जो मुझे मुन्ना के चले जाने के बाद हुआ था। कुछ देर बाद नीतू सो गई, पर मैं सोचता रहा।